हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री टीचर्स जब हाइब्रिडाइजेशन या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे होते हैं तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत एम्फसाइज करते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। कभी आपने ये सोचा है कि वो इस तरह से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो सारी रिएक्शंस, ओरिएंटेशंस और स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसमें जो भी रिएक्शंस है उसमें कहीं ना कहीं ओरिएंटेशंस देख रहे हैं और स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन ओरिएंटेशंस और स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने। तो मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com इस एपिसोड में आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक डिस्कस कर रहा है। वेलकम बैक। तो जैसा मैं पहले ही इलैबोरेट कर चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि स्टूडेंट्स तुम इस हाइब्रिडाइजेशन को क्लासिकल तरीके से समझोगे तो दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज ये होगी कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की रीजनिंग को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। और सेकेंडली, बहुत छोटी छोटी से ऐसे पॉइंट्स आपको हाइब्रिडाइजेशन के क्लासिकल मेथड में सीखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स की नेगेटिव मार्किंग को एलिमिनेट आउट कर सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग को एलिमिनेट आउट करने के लिए और उसे हाइब्रिडाइजेशन को क्लासिकल तरीके से सीखने के लिए चले क्लास में। तो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पर हाइब्रिडाइजेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की केमिस्ट्री में जरूरत क्यों पड़ी। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते थे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की यदि के शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी, दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी। वैसे एल शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी। और इसी के बेसिस पे क्या हुआ कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में हम उसको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगे तो उसके बाद हमने उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करना शुरू कर दिया कि दो एलिमेंट्स इस तरह से जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं। पर जैसे ही वेव एटॉमिक मॉडल और क्वांटम नंबर्स प्रपोज हुए तो हमने जो ऑर्बिट को ऑर्बिटल कंसेप्ट में ले गए और उसके साथ उसकी शेप्स एसोसिएट कर दी। तो अब उसके साथ क्या हुआ कि कंट्राडिक्शन क्रिएट होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब हमने क्या किया, क्वांटम नंबर्स के हिसाब से हमने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ईच इलेक्ट्रॉन इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी। तो वो 4 क्वांटम नंबर्स उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है और उसकी शेप भी डिफरेंट है, तो उसके कारण कंट्राडिक्शन क्रिएट होनी शुरू हो गई। तो मेन कंट्राडिक्शन उसके कारण क्रिएट हुई थी। तो एक उसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हुआ। अब जैसे मैं मीथेन का एग्जांपल ले रहा हूं और मीथेन के एग्जांपल में क्या है कि कार्बन के जो है 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं और इसके साथ जो हो जाएगा हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, तो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाएंगे और ये मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से जो है ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये थर्ड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और फोर्थ हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और इन अ प्रोसेस क्या हुआ कि कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसमें यदि हम देखें तो बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी के शेल, एल शेल, सो इट इज 2 and 4। अब यही चीज मैं बता रहा था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हम वैलेंस शेल में बना रहे हैं इसकी सेम एनर्जी है और बोहर ने उसकी एनर्जी बताई कि इस ऑर्बिट की एनर्जी बताई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बताई है। पर जब हम इसको वेव एटॉमिक मॉडल के हिसाब से बनाते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी दैट इज 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब हमारे पास जो है जो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, ये 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो गए और दोनों की शेप डिफरेंट है। और यदि हम इसकी बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाए तो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इन p ऑर्बिटल। अब यहां पे क्या है कि यदि इसको हम देखें
तो वेव एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से जो है ये इस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या है कि कार्बन जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा और ज्यादा, क्योंकि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं इनटू हायर एनर्जी लेवल और जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये कहते हैं कि सर एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। एक्चुअली जो जब हम एक्साइटेशन करते हैं तो ये एक्साइटेशन इसलिए हो रही है, और इसको एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक रूल वायलेट कर रहा हूं, और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको रूल्स रिफ्रेश करने हैं तो इस समय जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इसको मैं अनपेयर्ड कर रहा हूं, तो अनपेयर्ड कर रहा हूं तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मैं एक जो रूल वायलेट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज अबव रूल वायलेट कर रहा हूं, क्योंकि जो ये ऑर्बिटल भरने से पहले, कंप्लीटली फिल होने से पहले हमने हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो इसके लिए हमने अबव रूल वायलेट कर दिया। अब इस वायलेटेड अबव रूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, और कार्बन अपनी बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करके हमेशा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ही बॉन्डिंग शो करता है। अब इस स्टेट में क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, बिकॉज इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब यहाँ पे जब ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसमें यहाँ पे जब शेयरिंग हो रही है तो ये वाला जो फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसमें शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे कार्बन का 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, और बाकी इन 3 में ये हो रहा है कि कार्बन का 2p ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं विच आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज आइडेंटिकल नहीं है पर शेप आइडेंटिकल है। तो शेप आइडेंटिकल होने के कारण क्या हो जाएगा कि इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, एंड मोर ओवरलैपिंग विल रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्लासिकल केमिस्ट्री में हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अब यहाँ पे जो है p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जो है, इट इज ओवरलैपिंग विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसके कारण से क्या होगा कि ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पर जब हम केमिस्ट्री में मीथेन की रिएक्शन देखते हैं, तो मीथेन की यदि मैं क्लोरीनेशन करूं, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन में चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। तो मींस हम ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि मीथेन में चारों हाइड्रोजन सेम बिहेव कर रहे हैं, पर थ्योरेटिकली हम कह रहे हैं कि एक बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विच इज 1s 2s ओवरलैप का बॉन्ड जो होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और 2p और 1s का बॉन्ड जो है वीक होना चाहिए। तो इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने का, और इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में कंट्राडिक्शन क्रिएट होती थी, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब हम देखते हैं, और उसके बाद ये है कि इट इज बिटवीन अनइक्वल एनर्जी लेवल्स एंड डिफरेंट शेप। तो 2 ऑर्बिटल्स जो मिक्स कर रहे हैं उसका अनइक्वल एनर्जी लेवल होना चाहिए और डिफरेंट शेप होनी चाहिए। तो जैसे ही वो मिक्स करेंगे, मिक्स करके क्या हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे, और दे विल हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच इज इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन दोनों ऑर्बिटल्स की आइडेंटिकल शेप होगी और इक्वल एनर्जी होगी। अब ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि ये कुछ कंडीशंस हैं सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए, क्राइटेरियाज हैं। तो जो एलिमेंट मॉलिक्यूल में सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा दैट वुड क्वालिफाई टू बी ए सेंट्रल एटम। अब इसका हम एग्जांपल देखें, जैसे CH4 है, मीथेन है। अब मीथेन में क्या है, यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन एटम जो है 1 एटम है और हाइड्रोजन 4 एटम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन क्वालिफाइज टू बी ए सेंट्रल एटम। वैसे हम वाटर मॉलिक्यूल में देखें,
वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्वालिफाइज टू बी सेंट्रल एटम। थर्ड देखें, से NH3 है, अब NH3 में ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा नाइट्रोजन क्वालिफाइज टू बी सेंट्रल एटम। उसी तरह से हम एक और देखें तो दैट इज SF6, तो यहाँ पे सल्फर क्वालिफाइज टू बी सेंट्रल एटम। तो इस तरीके से हम बेसिकली देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा क्वालिफाई करेगा टू बी सेंट्रल एटम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम नंबर देन which is electronegative or having more valential electron will qualify to be a central atom। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास है POCl3। अब इसमें क्या है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों की क्वांटिटी 1 है, तो इसमें अब इन दोनों में से कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। पर यदि हम ये देखें तो फास्फोरस के जो है 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट इज बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो फास्फोरस विल क्वालिफाई टू बी अ सेंट्रल एटम। वैसे नेक्स्ट देखें XeOF4। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन और ज़ेनॉन दोनों सेम क्वांटिटी में है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज़ेनॉन जो है उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, सो इट विल क्वालिफाई टू बी अ सेंट्रल एटम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम किस तरह से बनते हैं, कि यदि हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिंगल एक एटम है और वो लीस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो दैट वुड क्वालिफाई टू बी सेंट्रल एटम। और यदि हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट हो रहे हैं तो उसमें हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो अब हम थर्ड रूल देखें, तो थर्ड रूल में ये है कि यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं तो उसमें हमेशा कार्बन विल क्वालिफाई टू बी सेंट्रल एटम। तो उसका नंबर इररिगार्डलेस ऑफ नंबर, उसका जो मर्जी नंबर हो, इट विल ऑलवेज क्वालिफाई टू बी सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं। तो जो सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, और जो जॉइनिंग एटम है उसके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। मैंने बहुत बार स्टूडेंट से बात करता हूं तो स्टूडेंट की एक एप्रीहेंशन होती है कि सर जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, सर कार्बन और हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसमें कार्बन के, यदि मैं मीथेन का स्ट्रक्चर ले रहा हूं तो उसमें सिर्फ कार्बन के जो एटम्स हैं, उन कार्बन एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये है ज्वाइनिंग एटम, क्योंकि हाइड्रोजन है उसके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लास्ट ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब जैसे सपोज कार्बन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार्बन के यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यदि मैं वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं और उसमें यदि ऑक्सीजन अपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहा है बीइंग ए सेंट्रल एटम, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यदि सल्फर SF6 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो सल्फर यदि अपने 6 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहा है तो 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो सेंट्रल एटम कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। तो अब हम देखते हैं जो मेन डेफिनेशन है कि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डाउट है तो जो मैंने लिंक पहले भी डिस्प्ले हुआ था उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक को चेक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने कंसेप्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी देखने के लिए हमें अफबफ रूल देखना पड़ेगा। तो अफबफ रूल जब मैंने बताया था उसमें एक बात कही थी कि बोहर-बेरी रूल यूज करते हैं हम। तो अब यहाँ पे जो बोहर-बेरी रूल या N+N रूल हो जाएगा, इसमें क्या है कि हम यहाँ पे N और L की वैल्यूज ऐड करें। यदि आपको क्वांटम नंबर्स को रिफ्रेश करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको फॉलो करके क्वांटम नंबर्स को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं इसको N और L की वैल्यू ऐड करूं तो यहाँ पे इसकी एनर्जी लेवल जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका एनर्जी लेवल 2 हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल 3 हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल 4 हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल 5 हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल 6 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, मींस सेकेंड एनर्जी लेवल, ये जो सेकेंड एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है ये या तो थर्ड एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर सकता है या फर्स्ट के साथ मिक्स कर सकता है। तो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन अनइक्वल एनर्जी लेवल्स। तो फर्स्ट अनइक्वल एनर्जी लेवल्स ये दोनों है, तो ये जो 2s का ऑर्बिटल है ये आइदर 2p के साथ मिक्स कर सकता है या 1s के साथ मिक्स कर सकता है, पर अभी हम आगे देखते हैं कि 1s के साथ क्यों नहीं मिक्स करेगा। तो अब ये 2p ऑर्बिटल 2s 2p में मिक्सिंग हो सकती है, वैसे 3p
3s और 3p में मिक्सिंग हो सकती है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। वैसे 4s ऑर्बिटल जो है 3d के साथ मिक्स कर सकता है और 4p के साथ मिक्स कर सकता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि अनइक्वल एनर्जी लेवल्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। अब इसके साथ क्या होता है कि जो सेकेंड कंडीशन है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसके लिए क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन हमने कही थी कि बिटवीन अनइक्वल एनर्जी लेवल्स, तो फर्स्ट अनइक्वल एनर्जी लेवल्स हो गए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है, बिटवीन डिफरेंट शेप, कि दोनों की शेप भी सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1s और 2s की क्योंकि शेप सेम है, इसलिए 1s और 2s के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है, हम s2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे को पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स में से कोई एक p ऑर्बिटल, मे बी px, मे बी py, मे बी pz, एक ऑर्बिटल जब s के साथ मिक्स करेगा तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वैसे ही जब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करेगा, दो p ऑर्बिटल्स का मतलब यहां पे हो गया कि px एंड py या px एंड pz, हम कोई भी दो ऑर्बिटल्स ले लें, तो जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे तो दैट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे जब एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल्स के साथ मींस तीनों ऑर्बिटल px py pz तीनों के साथ मिक्स कर रहा है, तो दैट हाइब्रिडाइजेशन वुड बी टर्म्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही जब हम अब सपोज यहां पे 3p में देख लें, इसीलिए जब हम d की हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं या d ऑर्बिटल इंक्लूड करते हैं, जैसे सल्फर में d ऑर्बिटल इंक्लूड करते हैं, फास्फोरस में d ऑर्बिटल इंक्लूड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इट इज 3s 3p एंड 3d, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं एंड डिफरेंट शेप है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसको हम बोलेंगे इट वुड बी sp3d। अब d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 में से जब एक ऑर्बिटल मिक्स करेगा 3p और एक s के साथ, तो इट विल एट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही अब यदि हम देखें कि एक s ऑर्बिटल जब 3p और 2d के साथ मिक्स कर जाएगा, तो इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड लाइकवाइज हो जाएगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है। तो अब मैं इस हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहा हूं, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये थे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स। और यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। आपने यदि अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। दिस इज राजीव शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।